कर्पूरी ठाकुर और उस वैचारिकी से तब से जुड़ी जब मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था बक्सर में। अच्छा। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने गया। पीएचडी का जब समय आया तो मुझे मधुलिमा ने बुलाया। उनसे मेरा बहुत पहले से रिश्ता था। मैं पंजाब के आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद को समाप्त करने में, बनारस के छात्रों के छात्र संघ के साथ में वहाँ मैंने काम किया स्वर्ण मंदिर में 1984 में। जी। मधुलिमा ने बुलाकर कहा कि किस पर पीएचडी करना चाहते हो। मैं कहा कि आपका जो आदेश होगा। कहा कि कर्पूरी इसी साल मरे हैं। वो 1988 का वर्ष था, अगस्त महीने का। तुम उन पर काम करो और उनके माध्यम से जो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हुई बिहार में, उन पर काम करो। ठीक है। और 1988 के अगस्त महीने में मैंने काम शुरू किया कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक गोलबंदी के ऊपर में। नमस्कार, मैं मुरली। आज मैं मौजूद हूँ जगजीवन राम शोध संस्थान में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो इस संस्थान के निदेशक हैं श्री नरेंद्र पाठक जी। इनके बारे में जितनी चर्चाएं की जाएं वो कम पड़ जाती हैं। लेखनी जुनून है, लोगों से संपर्क बना के रखना भी इनके खाते में जुड़ा हुआ है। आज इन्हीं से सुनने हम आए हैं, इन्हीं से जानने आए हैं आखिर किस तरह के सफ़र को तय करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र पाठक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि वैसे विषयों को उठाते हैं जिन विषयों को कोई छूता नहीं है, गंभीर और शोधपरक विषयों को उठाते हैं। आज शायद उसी का नतीजा है कि एक शोध संस्थान के निदेशक भी हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साधारण तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था बक्सर के एमबी कॉलेज में, तो वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ा था मैं। अच्छा। थोड़ा संकोच है मुझे कहने में, लेकिन छात्र संघ का जब चुनाव लड़ा तो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, इनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो अब नहीं है दुनिया में। जी जी। और मेरे रिश्ते में थे, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने मेरा विरोध किया था जी, जबकि कोई मतलब नहीं था विरोध करने का। जी। और मुझे जो समर्थन दिया वो नेतलाल प्रसाद, जो कर्पूरी जी के कार्यकर्ता थे, जाति से कुशवाहा थे, उन्होंने मुझे पैसा भी दिया और उन्हें मेरा समर्थन भी किया। अच्छा। तो मेरी नियति पता नहीं क्यों कर्पूरी ठाकुर और उस वैचारिकी से तब से जुड़ी जब मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था बक्सर में। अच्छा। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने गया। पीएचडी का जब समय आया तो मुझे मधुलिमा ने बुलाया। उनसे मेरा बहुत पहले से रिश्ता था। मैं पंजाब के आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद को समाप्त करने में, बनारस के छात्रों के छात्र संघ के साथ में वहाँ मैंने काम किया स्वर्ण मंदिर में 1984 में। जी। मधुलिमा ने बुलाकर कहा कि किस पर पीएचडी करना चाहते हो। मैं कहा कि आपका जो आदेश होगा। कहा कि कर्पूरी इसी साल मरे हैं। वो 1988 का वर्ष था, अगस्त महीने का। तुम उन पर काम करो और उनके माध्यम से जो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हुई बिहार में, उन पर काम करो। ठीक है। और 1988 के अगस्त महीने में मैंने काम शुरू किया कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक और सामाजिक गोलबंदी के ऊपर में। फिर बाद में उसी दौरान, अपने अध्ययन के दौरान, बिहार को पहली बार समझने का मुझे मौका मिला। हालांकि मैं बिहार में घर है, लेकिन मुझे यहाँ पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर बनारस में हुई। और उसी दौरान मुझे 1-2 मिनट के लिए नीतीश कुमार से मिलने का अवसर मिला था। तब वो विधायक क्लब में रहा करते थे। जी जी। संभवतः 1988-89 में। और उसके साथ ही जब वो एमपी हो गए, केंद्र में मंत्री हुई पी सिंह के मंत्रिमंडल में, सफ़र दर सफ़र तय करते। जी।
तो वहाँ मिलने गया था उनसे। मेरे नेता थे मोहन प्रकाश जी, जो आजकल कांग्रेस पार्टी में हैं। जी। ज्ञानी जैल सिंह ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए, और ज्ञानी जैल सिंह का और नीतीश कुमार का जो आवास था दिल्ली में, वो बिल्कुल आजू बाजू में था। और उसी समय ज्ञानी जैल सिंह ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बिहार का एक नेता है नीतीश कुमार, जो पहली बार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार वो जिस तरह से बहस कर रहा है, मैं उसको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था। तब मेरा नीतीश कुमार जी से कोई रिश्ता नहीं था, वो मुझे नहीं पहचानते थे। उसके बाद यहाँ एन सी इंस्टीट्यूट में आया, पंचायती राज पर काम किया मैं। मेरे टीचर थे एम.एन. कर्ण साहब और शशि भूषण जी, उनके साथ में। फिर वहाँ से यहाँ कैसे आए? वहाँ के बाद मुझे कुछ दिन तक बिहार शिक्षा परियोजना में जो प्राइमरी स्कूल हैं बिहार में, उनमें किताबों के बनाने का अवसर मिला जी। और जो मेरी किताब, जो मेरा पीएचडी का काम था कर्पूरी ठाकुर का, वो प्रकाशित किताब जब हुई 2007 के नवंबर-दिसंबर में, तब मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहली बार गया था, मुख्यमंत्री आवास में। संजोग से उस समय जो उनके सुरक्षा अधिकारी थे, मेरे मित्र थे, मैं उससे 4-5 साल सीनियर थे बीएचयू में, जो उनके सुरक्षा अधिकारी थे, अब रिटायर हो गए हैं वो। उनके माध्यम से गया था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी किताब का लोकार्पण करूंगा, और उन्होंने किया था। नहीं कर पाए, वो दिल्ली से आ नहीं पाए। विधानसभा में हुआ था उसका लोकार्पण। देश के कई सांसद थे उसमें, रामनाथ ठाकुर जी भी थे, आए थे विधानसभा के, जो अब तो उसमें होता नहीं है, लोकार्पण हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से, उसमें पानी पड़ रहा था जी, मुझे फ़ोन किया था, और बहुत उस किताब का लोकार्पण वर्बली उन्होंने वहाँ से किया था, दिल्ली एयरपोर्ट से। यहाँ पर सब लोग थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, कई मंत्री थे तो बिहार सरकार के, वहाँ से उन्होंने किया। और उसके बाद मुझे विधानसभा अध्यक्ष के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते हुए मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुमति ली, पता नहीं उनको स्मरण होगा कि नहीं, और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में कहा कि मेरा जो डिबेट है विधानसभा का, उसको निकालिए। उनके कहने पे आपने निकाला? जी, मैंने निकाला। काफ़ी चर्चित भी रहा। और वो किताब प्रकाशित हुई, और वो किताब जो, उसमें वही बातें हैं जो विधान बने बिहार में। एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को विकसित बिहार की परिभाषा मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो मेरा ये सवाल था कि अभी जैसे आपने उसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी। उस किताब के जो प्रकाशन हो रहा था आखिर में, तो मैंने ये विचार किया कि नीतीश कुमार की बात को, इस किताब की भूमिका कौन लिखेगा। तो कई लोगों से मैंने परामर्श किया और ये तय हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम से बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता है। मैंने पढ़ा है। और मैंने कलाम साहब से संपर्क किया, मेरे मित्र पीयूष कुमार हैं, उनके माध्यम से। कलाम साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख्यमंत्री को तब से जानता हूँ जब वो केंद्र में मंत्री थे, और बिहार में मैं तब से जा रहा हूँ जब मैं राष्ट्रपति नहीं था। तो तुम बिहार के विकास के बारे में जो मेरी बात है जी, जो विधानसभा में मैं कहा हूँ और नीतीश कुमार के बुलाने पर मैं गया था, उसी में से ले लो। और उन्होंने खुद रेखांकित किया कि इन शब्दों को ले लो, उस किताब की भूमिका यही होगी। ये कलाम साहब ने कहा। आपने जब छात्र की राजनीति जी, उस समय के बिहार और आज के बिहार में काफ़ी बदलाव मिला देखने को, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेरा जो गांव है वो बक्सर सासाराम सड़क पर है, मैं मुख्य रोड पर है जी। और मेरा जो घर है गांव, मेरा छोटा सा गांव है, चौसा ब्लॉक में आखिरी गांव है। मुख्य सड़क से मेरा जो घर है वो 500 मीटर की दूरी पर है। गांव की बिल्कुल आखिरी छोर पर मेरा गांव है, मेरा घर है। लेकिन जब हम लोग बस से उतरते थे, चाहे बनारस पढ़ते हुए या फिर बक्सर में पढ़ते हुए जाते हुए, तो हम लोग अपना पैजामा या पैंट
घुटने से ऊपर करते थे, जून जुलाई के महीने में भी। क्यों? क्योंकि कोई रास्ता नहीं था और गांव की नलियां, हमारा इलाका नहर का इलाका है, सो नहर का इलाका है, पानी भरा रहता था, कोई रास्ता नहीं था जाने का। अभी सालों भर। अभी कैसे? अभी बता दूं आपको, मैं 2012 में मैंने प्रयास किया और मेरे गांव के चारों तरफ सड़क है, रिंग रोड है। वो तो पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में है, रिंग रोड है। मैं सिर्फ एक प्रतिमान के रूप में अपने गांव को लेता हूं, किसी भी चीज़ को मैं अपने गांव से देखता हूं। और मेरे गांव के चारों तरफ रिंग रोड है। मेरे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग, अब सुबह शाम जाइएगा मेरे गांव में तो लगता है कि कहीं जुलूस में जा रहे हैं लोग, टहलने के लिए। तो ये जो परिवर्तन है, ये अद्भुत परिवर्तन है। तो ये तो महिला सशक्तिकरण का भी एक दूसरी बात एक और बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। 1967 वगैरह में जी, 66-67 में जब बिहार में अकाल पड़ा था, उस समय केंद्र सरकार की योजना के तहत बिजली के तार पोल गाड़े गए जी, और 75 आते आते सारे पोल कट गए, सारे बिजली के तार कट गए, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में डी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं। हम लोग कल्पना करते थे कि हमारे गांव में बत्ती कभी जलेगी, सड़क और बत्ती। आज ये समझ लीजिए कि मेरे गांव में ऐसा लगता है, छोटा सा मेरा गांव है, और ऐसा लगता है कि हम लोग शहर में रहते हैं। हर घर में बत्ती जल रही है, बेटियां पढ़ने लगी हैं और साइकिल से जाती हैं। मेरे गांव में मेरे गांव की आबादी समझ लीजिए कि 920-21 वोटर हैं, तो उसी से उनका अनुमान लगा लीजिए। और जुलूस में कम से कम मेरे गांव के दोनों तरफ हाई स्कूल है, एक राजपुर में एक चौसा में। दोनों तरफ जाने के लिए अब तो उत्क्रमित बगल में सरंजाम ही हो गया है। दोनों तरफ जाने के लिए कम से कम 100-150 लड़कियां साइकिल से जाती हैं, अपने घर से निकल के जाती हैं। ये अद्भुत है। ये आपने तो दो चीज़ें देखी होंगी जी, 20वीं सदी और 21वीं सदी जी। आपने उस दौर को भी देखा है कि जब बैलगाड़ी हुआ करता था, डोली में विदाई हुआ करती थी जी, और आज के दौर में भी देख रहे हैं कि किस तरह से परिवर्तित होकर सड़कों पे गाड़ियां फराटा भर रही हैं जी। आज हवाई उड़ान लोग भर रहे हैं। बेटियां जो कल तक चौखट के बाहर नहीं निकलती थी, आज चौखट के बाहर निकल रही हैं। इन दोनों के बीच का अंतर आपको कैसा लगता है? एक चीज़ और आपको मैं दृष्टांत बताना चाहता हूँ। मेरे गांव के एक लड़की से मैंने पूछा, भोजपुरी में बात करूं? हाँ एकदम। कि इतना तो हम जाता हो जो स्कूल है, मैंने मजाक में कहा उसको। तो उस लड़की ने कहा कि चाचा हमने कहा पहले हूँ पढ़ जाता यहाँ जा, लेकिन लौकत ना रहा, दिखत ना रहा। ऐसे केहू डर से जाए, केहू छिप के जाए, केहू अकेले, केहू अपना भाई के संग जाए, केहू बाबूजी के संग जाए, केहू चाचा के संग जाए। लेकिन अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। अब सामूहिक रूप में हम लोग जा रहे हैं तो सबको दिख रहा है, और इस दिखने का परिणाम ये हुआ है कि हम लोगों में हौसला आया है। एक चीज़ और भी तो था, पहले ड्रेस नहीं होता था, किसी के पास खाने कुछ नहीं, एक ड्रेस में गवर्नमेंट की तरफ से आज ड्रेस भी एक तरह का हो गया, साइकिल मिलने लगा, खाना मिलने लगा, तो बैग मिल रहा है, बैग मिलने लगा। तो जो हाशिए पर खड़े लोग थे उन लोगों को जगह मिला। मेरा सवाल वहाँ दूसरा, और मैंने फिर एक बार याद दिला कि एक 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों के आप चश्मदीद हैं। आपने बैलगाड़ी को भी बहुत करीब से देखा है, आपने डोली को भी देखा है, आपने कुएं और रेहट को भी देखा है, आपने ढेका को भी देखा है, और आज बड़ी बड़ी मशीनों और मिलों को देख रहे हैं, सड़कों को देख रहे हैं। आपने कीचड़ कादों को भी देखा है, गांव में खेत में काम भी आपने किया है, और आज संस्थान के निदेशक भी। इन दोनों के बीच जो फर्क है आप कैसे महसूस करते, कैसा लगता है आपको? अगर मुझ में प्रेमचंद का शतांश भी होता तो उसको मैं लिपिबद्ध करता, लेकिन वो मुझ में हुनर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, मेरे गांव में आज एक भी बैल नहीं है, खेती के लिए एक भी बैल हमारे गांव में नहीं है। मेरे गांव में छोटे छोटे किसान हैं
माने 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन वाले, उनके पास भी ट्रैक्टर है, या जिसके पास नहीं है वो भाड़े पर ट्रैक्टर से अपनी खेती करा रहा है, हार्वेस्टर से धान जुतवा रहा है। और जो श्रमिक खेतों में काम करते थे, आपको आश्चर्य होगा, मेरे गांव में जो दलित जाति के, मेरे गांव में मुख्यतः 2 ही जातियां हैं, ब्राह्मण हैं और रविदास हैं। कोई रविदास का घर नहीं है जो सुव्यवस्थित ना हो और किसी रविदास के घर में व्यक्ति नौकरी करने वाला ना हो, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे जी, कि बिहार को लोग देश दुनिया में लोग कहते हैं पिछड़ा हुआ है जी, लेकिन हम लोगों ने जब से देखना शुरू किया है बिहार काफ़ी बदल गया है। तो जो पलायन होता था, यहाँ से लोग जाते थे बाहर, तो इसके पीछे वजह क्या होती होगी? देखिए, पलायन तो मैं यही बता दे रहा हूँ, मैंने कहा आपको कि मैं अपने गांव से देखता हूँ पूरे समाज को। मेरे गांव में के लोग कलकत्ता जाते थे जी नौकरी करने के लिए। मेरे गांव में एक ऐसा परिवार है जो गुवाहाटी के पास असम में जाकर बस गया है। तो ये तो अलग बात है। जैसे भिखारी ठाकुर ने कहा था कि पूरब दिशा में लोग जाते हैं कमाने के लिए, बिहारियों का ये, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बक्सर में, पंजाब के, राजस्थान के, बक्सर आज मारवाड़ियों का शहर है। अच्छा, वो मारवाड़ी बिहार के तो नहीं है ना, पंजाब के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। हर मेरे यहाँ 3 बंगाली टोला है। बक्सर में छोटा सा जगह है, वहाँ 3 ठो बंगाली टोला है। डुमराव में बंगाली टोला है। ये बंगाली टोला क्या है? हाँ, देश के बनारस में बंगाली टोला है। बनारस का जो सबसे बड़ा मोहल्ला है वो 3 बंगाली टोला है। एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहेंगे हम, जैसे कहा जाता है कि मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिडाद, ये सब भोजपुरी भाषी हैं। आपका बक्सर जो है पूरी तरह से भोजपुरी भाषा का जन्मदाता भी कहा जाता है, राजा भोज के नाम पे। ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें तो एक चीज़ और भी देखा जा सकता है ना कि वो मॉरिशस जो यहाँ से गए थे लोग, आज मॉरिशस कंट्री को एक बेहतर कंट्री बना दिया। और यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार को जब जिम्मेदारी मिली तो नीतीश कुमार ने इसको और भी खूबसूरत बना दिया। तो आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जिस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, जिस सूबे से बिलोंग करते हैं, इसमें निश्चित तौर पे बदलाव की रूपरेखा खींचने की क्षमता होती है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार को हमारे यहाँ, आप भी इसको महसूस किए होंगे, वो किस जाति के हैं ये कोई महसूस नहीं करता है। जी, नीतीश कुमार की पहचान काम से है, जात से नहीं है। वो किस जाति का और किस जाति के कहाँ विधायक हैं इसकी चर्चा नहीं होती है। नीतीश कुमार ने ये किया। आज नीतीश कुमार का अगर कहीं विरोध हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि अपेक्षाएं लोगों की बढ़ी हैं। जैसे आप अगर काम नहीं करेंगे, ऐसे बिहार में बहुत से नेता, इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको देख लेने से ही हमारा काम मन तृप्त हो जाता था। देख लिया नेताजी को, काम हो गया। आज नीतीश कुमार को देखने से काम नहीं चलता है। नीतीश कुमार से लोग काम की मांग करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों या वो कृषक हों या नौकरी वाले हों या रोजगार वाले। अभी कल उद्योग वाला आप देखें विरोध में चल रहा था। लोग काम की चाहते रखते हैं। और क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने काम के लिए स्पेस बना दिया। इनको एक तरह से कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के बाद इन्होंने बिजली, निश्चित रूप से सड़क, नदी, सरोवर, पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि लोकतांत्रिक समाज हमारा है, ठीक है। शेरशाह का जो समय था वो मोनार्की का समय था। उनकी जो इच्छा होती थी वो कर सकते थे। उनके हाथ में अधिकार था, उनके हाथ में ट्रेजरी थी। आज तो नीतीश कुमार को ट्रेजरी मांगना पड़ता है कि हमको इतना पैसा दीजिए केंद्र सरकार से, हमको इतना टैक्स कीजिए। एक शराबबंदी उन्होंने लागू कर दिया तो कितना नुकसान हो गया, इसकी चर्चा होती है। इस पर चर्चा नहीं होती है कि इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो शेरशाह सूरी से आप एक बहुत ही क्लासिकल तरीके से नीतीश कुमार की तुलना कर सकते हैं कि शेरशाह 19 महीने तक वो भारत के शासक रहे, 19 महीने तक जी। और उन्होंने जो विकास का रूपरेखा तैयार किया। नीतीश कुमार 18 वर्ष रहे और उन्होंने उसी पैटर्न पर सड़कें बनाई, बिजली का किया, हर घर नल का जल किया, बेटियों को पढ़ने के लिए किया। और आज इतने विश्वविद्यालय बिहार में हैं, कोई जिला नहीं जहाँ विश्वविद्यालय ना हो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूंकि अगर डेमोक्रेसी
मोनार्की होती और नीतीश कुमार मोनार्क होते भारत के, तो 19 महीने में जो शेरशाह ने किया ये 1 साल में कर दिए होते। लेकिन दर्दनाक स्थिति ये है कि टांग खींचने वाले इतने लोग हैं। आप जब जैसे ही बेहतर काम करेंगे कि 1 गिलास पानी पीजिएगा तो कहेंगे आप 1 ही गिलास पानी क्यों पी रहे हैं, 2 गिलास पीजिएगा तो आप 2 गिलास क्यों पी रहे हैं, माने आपको कहीं रहने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने सड़कें क्यों बना रहे हैं भाई, सड़कों से क्या होगा। तो इस जो पागलपन है दिमाग का, उसको क्या कीजिएगा। तो ये जिस तरह की परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को काम करना पड़ रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि नीतीश कुमार जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार तार तार रोएगा। आपके शोध संस्थान के अनुसार ये माना जा सकता है। जी, आज बात मुद्दे की चली है, कई बातें सामने आई जिसमें शोध संस्थान के निदेशक महोदय ने सारी बातें खुलकर कही। उसमें इन्होंने ये बताया कि बिहार किस तरह से विकसित हो रहा है और विकास की धारा में है, यानी बिहार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बिहार की परिभाषा है। निश्चित तौर पर इन चीज़ों को जानने से इनके पास मैं बैठा था और इन्होंने जिस तरह से बिहार के बारे में बताया, चूँकि ये 2 सदी के चश्मदीद हैं, यानी 20वीं सदी में और 21वीं सदी में दोनों के चश्मदीद हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन किया, बताया इन्होंने। इसलिए लगता है कि आने वाले समय में बिहार अपने जो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में नाम था, आज भी बिहार वैसे ही बढ़ रहा है। और इसी के साथ मैं इनसे विदा लेता हूं। अगली कड़ी में फिर किसी सक्सेस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।